रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज मैं सुबह सुबह हमजा से अपनी खुशी का इजहार कर रही थी या इत्मीनान का कह लें। हमने अक्सर शो में हमजा बात की और मैंने ही बहुत दफ़ा ये सवाल भी रेज़ किया था केपी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हुए कि वो सुहेल याज का क्या हुआ, वो किधर गया। वो जो एक शख्स था जो कि बच्चों से ज़्यादती का मुल्ज़म था, जिसके बारे में मुसद्दिका था, उसने कन्फेशन भी किया था और बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे बच्चों के साथ, बल्कि डार्क वेब के साथ उसके राब्ते भी, और फिर वहाँ पर उसने वीडियोस बना के अपलोड भी की हुई थी। बिल्कुल, वीडियोस को बेचा करता था और बरतानिया और इटली में भी वो सज़ा काट चुका था, वहाँ से भी मुजरिम डिक्लेयर हो चुका था और अब सज़ा सुना दी गई है, सख्त सज़ा सुनाई गई है। और यही हम हमेशा बात करते रहे हैं कि जब तक सख्त सज़ाएं नहीं दी जाएगी इन लोगों को रोका नहीं जा सकता। और जब तक हम इस तरह की जो अकाउंटेबिलिटी की जाती है, जिन लोगों को उन्हें सज़ा दी जाती है, उस पर खुशी का इजहार नहीं करेंगे ना, उस पर जश्न नहीं मनाएंगे और इस बात को आम नहीं करेंगे कि देखो उसने गलत किया था, वो पकड़ा भी गया और उसको ये सज़ा भी मिली। और इसमें बहुत हम रावलपिंडी पुलिस को भी उनकी भी तारीफ़ करेंगे, अदालत की तो तारीफ़ है ही, जिन्होंने 3 मरतबा सज़ाए मौत दी है। ऐसे आदि मुजरिम को, ऐसे घनाउने और मकरू जुर्म के जो मुर्तकिब दरिंदा है, वो इसी काबिल था कि उसको ये सज़ा जो है वो दी जाती। लेकिन CPO रावलपिंडी और उसके साथ साथ SP इन्वेस्टिगेशन, जिन्होंने बहुत जाफिशानी से काम किया, सबूत इकट्ठे किए ताकि वो बच ना पाए। और बड़ा नेटवर्क था वो जिसके खिलाफ वो ये तहकीकात कर रहे थे। बड़ी अच्छी तहकीकात हुई और अदालत ने फैसला दिया। खुशाइंद है, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनकी हिफाजत खुद करनी है और ऐसी अगर सख्त सज़ाएं मिलेंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि जो क्राइम रेट है ये कुछ कम हो जाएगा। अब टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं जी। वज़ीर आज़म इमरान खान की फैसलाबाद में ताजरों और सरमायाकारों से मुलाकात। कहा सूबाई तरक्याती फंड से शहर ठीक नहीं हो सकते, लाहौर पर पैसा खर्च किया तो बाकी शहर पीछे रह जाएंगे। नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ला रहे हैं, हर शहर का अपना इलेक्शन होगा, मुंतखब मेयर अपनी काबीना खुद मुंतखब करेगा। 10 करोड़ डॉलर मुख्तस करते हुए कोरोना वैक्सीन की फौरी खरीदारी के लिए पेशगी अदायगी की इजाज़त दे दी। दस्तयाबी की सूरत में बुजुर्ग शहरियों और मुतासरा माहिरीन सेहत को तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराकर वादा पूरा कर दिया। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी कहते हैं गैर मुल्कियों की आमद से सुपर लीग की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब PSL 6 में तमाशाइयों को स्टेडियम में लाने की कोशिश करेंगे। और बच्चों बड़ों के फेवरेट कार्टून्स पर मबनी हॉलीवुड फिल्म टॉम एंड जेरी का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा बरस मार्च में रिलीज की जाएगी। वाह, टॉम एंड जेरी ना, स्वीट मेमोरीज। और सबसे पहले टॉम एंड जेरी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फैसलाबाद का जिक्र करेंगे जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ दौरा किया, ताजिरों और सरमायाकारों से अहम मुलाकातें की, जिसके बाद उनका कहना था कि करेंसी गिरने से महंगाई हुई, जिससे हुकूमत को बुरा भला कहा गया, लेकिन आज सूरत हाल बेहतर हो रही है। आवाम को घर बैठे सहूलतें देना हुकूमत की जिम्मेदारी है और मकामी हुकूमतों का एक ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जिससे आवाम खुश होंगे। और मकामी हुकूमतों के निज़ाम में हर शहर के मेयर का बराह रास्त इलेक्शन होगा, जिसकी ये हुकूमत पहले भी बात करती रही है। फिर वो जो अपने नुमाइंदे होंगे वो खुद मुंतखब करेगा। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, पहले आपको वो सुना देते हैं। सारे हमने अपनी माजी पे जो लोकल गवर्नमेंट के देख के तो एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि अब सबको खुशी होगी। इस मुल्क की तारीख का वो खसारा था 40 अरब डॉलर का, जो आज तक कभी मुल्क इसके करीब भी नहीं गया। जब 40 अरब डॉलर का ट्रेड गैप हो तो उसमें मुल्क के करेंसी ने तो गिरना ही है। हमारी अब पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, अपने बिजनेस कम्युनिटी, अपने सरमायाकारों के लिए आसानी करें ताकि वो सरमायाकारी करें, ताकि नौकरियां पैदा हों।
ताकि हम रोज़गार बढ़ाएं और ताकि हम गुर्बत कम करें। जी, तो वज़ीर आज़म की जो गुफ्तगू है वो आपने सुनी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। चेयरमैन पावर लूम्स ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद खालिक रामे साहब, बहुत शुक्रिया। हुकूमत सनती शोबे की बेहतरी के लिए जो इक़दामात कर रही है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या लग रहा है कि जो बातें हो रही हैं ऐसा मुमकिन हो पाएगा? जी, ये बिल्कुल मुमकिन है और लग रहा है पहली दफ़ा कि कोई गवर्नमेंट और कोई हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो इंतहाई पुरअज़म है कि जो डूबती हुई इकनॉमिक कंडीशन थी, जो हमारे मुल्क की मुआशी हालत थी, उसको बेहतर करना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पिछले दौर में जाएं तो 2016-17 में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो 9.5 से 10 अरब डॉलर रह गई थी, जो कि ऑल टाइम लो था। फिर मौजूदा हुकूमत ने आने के फौरी बाद जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया अपना वो किया एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्टर्स को उन्होंने बुला के उनकी प्रॉब्लम्स पूछी और सबसे मेन मसला जो एक्सपोर्टर्स का था वो उनके रीफंड्स का था कि जो हमारी एक लाइफलाइन थी, हमारा अपना ही जो लिक्विडिटी थी वो सारी गवर्नमेंट के पास रीफंड्स की शक्ल में पड़ी थी। वो उन्होंने रीफंड्स को वापस किया। हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क था और बाकी जो ईज ऑफ बिजनेस दे सकते थे वो उन्होंने दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो गई और वो हमारी जो मुआशी हालात थे जो कि नेगेटिविटी की तरफ जा रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता से पॉजिटिविटी की तरफ और बेहतरी की तरफ जाने लग गए। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक बटन की तरह तो नहीं है कि आप ऑन कर दें तो ओवरनाइट ठीक हो जाएगा। इसके लिए इस्लाहात और इक़दाम करने की ज़रूरत थी और हमारे एक्सपोर्टर्स ने भी इतना अच्छा उसको रेसिप्रोकेट किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ने लग गई और जिसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट था वो हमारी नीचे जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री थी, वो हमारी पावरलूम इंडस्ट्री है, हमारे टेक्सटाइल मेडअप्स की, एम्ब्रॉयडरी की और तमाम इंडस्ट्री, वो उसके ऊपर असरात उसके ज़ाहिर होने लग गए। और फिर इसके बाद सबसे बेहतर चीज़ हुई वो कोविड-19 की टैकलिंग थी। इस टैकलिंग को बेहतर अंदाज से करने के बाद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से कोविड के असरात से निकला, जबकि हमारे जो कंपेटिटर्स कंट्रीज़ थे जैसे इंडिया था, बांग्लादेश था और बाकी कंट्रीज़ थे वो अभी कोविड के असरात में थे और दुनिया के जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे वहीद साहब आप साथ रहेंगे हमारे, क्योंकि हम इस वक्त ज्वाइन करने लगे हैं, अपनी इस गुफ्तगू में शामिल करने लगे हैं सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहतशाम साहब। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम इशू पे बात कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के हवाले से है। वज़ीर आज़म का दौरा फैसलाबाद में ये भी कहना था कि हुकूमत सरमायाकारों और बिजनेस के लिए ईज़ आसानियाँ पैदा कर रही है। कुछ तजावीज़ भी दी गई थी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, क्या तजावीज़ थी और क्या रद्द-ए-अमल था वज़ीर आज़म का? देखिए जी, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म का फैसलाबाद आने पर हम नहायत मशकूर हैं। बेसिकली वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद आकर जो एक्सपोर्टर्स ने उनकी अच्छी पॉलिसीज़ एक्सपोर्ट स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलने की वजह से आज वो दिन आया था कि जब हम 40 रुपए केजी के हिसाब से पावर लूम्स सेल कर रहे थे, जब हुकूमत ने ये अपनी बागडोर संभाली, आज अपना ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स दी $2 बिलियन इन अक्टूबर के अंदर। तो ये वो अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट थी उस एक्सपोर्टर्स को जिसने परफॉर्म किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। इसके साथ साथ हमने वज़ीर आज़म साहब को ये बात भी बताई कि सर ये अभी वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑन अ ट्रैक, वी आर ऑन अ ट्रैक बट देयर इज अ नीड ऑफ अ हाई इंप्रूवमेंट। आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से और इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से काम करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब ने अपना वही पैकेज जो अभी उन्होंने अनाउंस किया था ऑफ पीक आवर्स का, उसको दोहराया और उसकी तफसीलात बताई। इसके साथ साथ हमारी जो SEZs बन रही हैं उनके अंदर जो नई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उस सिलसिले के अंदर उनसे बात की गई, तो उन्होंने उसमें सख्त नोटिस लेते हुए मुतलका जो से इदारे थे उनको फौरी तौर पर कहा और मुझे उन्होंने स्पेसिफिकली टास्क असद उमर साहब के साथ कहा कि इसको फौरी तौर पर सॉर्ट आउट किया जाए ताकि किसी भी तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर रुकावटें हैं उनको फौरी तौर पर दूर किया जाए। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वहीद रामे साहब फरमाइएगा, वज़ीर आज़म का कहना था कि इलेक्शन से पहले फैसलाबाद आए थे तो सनतें बंद हो रही थी, मगर आज इतना काम है कि टेक्सटाइल की लेबर नहीं मिल रही है। ये बात कितनी दुरुस्त है और कितनी खुशाइंद है?
बहुत खुशाइंद बात है कि एक तरफ ये था कि फैक्ट्रीज को ताले लग रहे थे, सैकड़ों की तादाद में मेरी पावरलूम फैक्ट्रीज जो थी वो बंद थी और हज़ारों वर्कर्स जो कि फैसलाबाद और इसके अलावा पंजाब के दूसरे हिस्सों से आते थे वो वापस चले गए थे कि फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं था। फैक्ट्रीज हमारी जो लूम्स थी वो तो स्क्रैप में बिक रही थी। तो अब जो है जब एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं तो हम चूँकि सेमी एक्सपोर्टर्स हैं, हमने एक्सपोर्ट को कपड़ा बनाकर देना है जो कि वैल्यू एडिशन के बाद एक्सपोर्ट होता है, डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग के बाद। तो अब वो इंडस्ट्री दोबारा जब चलने से उसके असरात यकीनन बहुत पॉजिटिव और बहुत हौसला अफजा आए हैं। और जो बंद फैक्ट्रीज थी, क्योंकि बिजली के बिलों में जब कोविड के अंदर इन्होंने बेहतर मैनेजमेंट की तो बिजली के बिल्स के अंदर उन्होंने मई और जून में 4.5 लाख रुपए हर फैक्ट्री को उन्होंने बिजली के बिल के अंदर रिलीफ फराहम किया, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इस तरह का जो है बहुत ही ज़बरदस्त रिलीफ किसी ने भी फराहम नहीं किया था। इसने एक ब्रीदिंग स्पेस दिया इंडस्ट्री को और वो इंडस्ट्री जो कि इतना लॉस में जा रही थी वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होना शुरू हुई। और अब जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि तकरीबन तमाम जो बंद यूनिट्स थे वो चल पड़े हैं और पहले फैक्ट्रीज जो थी तकरीबन हमारी 50% फैक्ट्रीज वो अपनी कैपेसिटी से तकरीबन 60-70% कैपेसिटी पे चलती थी और 30-35% वो बंद रहती थी उसकी मशीनरी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हालात हो गए हैं कि हर फैक्ट्री अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही है और इसकी वजह से हमारी लेबर जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो गई है और अपने दोबारा लेबर जो है दूर दराज इलाकों से फैसलाबाद आकर अपने कामों पर चली गई है और एक जो खुशहाली का सर्कल है वो अल्हम्दुलिल्लाह चलने लग गया है। लेकिन इसका आई एम श्योर कि नतीजा ये भी निकलेगा कि टैक्स नेट जो है उसमें इजाफा होगा और हुकूमत को टैक्स कलेक्शन में भी जो है वो आसानी होगी, क्योंकि जब हमारी मिलें चलेंगी, फैक्ट्रीज चलेंगी तो टैक्स भी हुकूमत कामयाब होगी हासिल करने में। वहीद साहब जी बिल्कुल, कल जो है उन्होंने यही बताया था हमाद अजहर साहब ने कि एफबीआर टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन का टारगेट है, उससे वो बेहतर पॉजिटिव जा रहे हैं। यकीनन इससे एक तो टैक्स बेस जो है वो बढ़ेगी और फिर आपकी टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होगी और ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। जिस तरह हमारी स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स ने ऑल टाइम हाई इन अ मंथ जो है $2 बिलियन के टारगेट को अचीव किया है। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स की वजह से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा भाला हमारी मईशत को मिल रहा है। एहतशाम साहब, इसी हवाले से जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने ज़र मुबादला के कसीर ज़खायर जो है रुपये की कीमत को स्टेबल रखने के लिए स्पेंड किए, खर्च किए वहाँ पे, जिसकी वजह से पैसे ज़ाया हुए। अब क्या ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके ख्याल में बेहतरी आएगी मौजूदा हुकूमत के? क्या ऐसे मेयर्स हैं जिसको बिजनेस कम्युनिटी जो है वो देख रही है अच्छे इकदाम के तौर पर? देखिए जी, ये तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस तो अप्लाई होती थी जो हम आर्टिफिशियली अपने रुपए को मुस्तहकम करने के लिए यूज होते थे। अब हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान मुतनासिब एवरेज के साथ चलना है ताकि हमारा डेफिसिट कम रहे। तो हुकूमत ने सबसे पहले तो अपनी लग्जरीज की इंपोर्ट को कम किया ताकि हम इस फेज में आए, हमारी पूरी कौम मिलकर कि हम उसको परफॉर्म कर सकें। पहले तो वो किया, इसके साथ साथ अब जरूरत थी कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए। तो दो तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग दिया, आपके कमर्शियल एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट। इसके साथ साथ हमने कल वज़ीर आज़म साहब से ये भी रिक्वेस्ट की कि सर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मींस ऑल इंडस्ट्री, नॉट ओनली द एक्सपोर्टर्स, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर। बिकॉज जब आप बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो आपकी इनडायरेक्ट इंडस्ट्री या सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री जो आपके मुल्क की जरूरत को, कपड़े को भी पूरा करती है, वो आपकी इंपोर्ट को रोके हुए है, जिसकी वजह से आपका करेंसी, आपकी महंगाई, ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल। जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। तो ये वो सबसे बड़ा आंसर था और वज़ीर आज़म साहब ने इस पे एग्री भी किया। बिल्कुल ठीक है। तो श्याम साहब ये बता दीजिएगा, वज़ीर आज़म साहब ने कल एक दावा किया, एक ख्वाहिश का इजहार किया कि एक वक्त आएगा फैसलाबाद मैनचेस्टर से आगे निकल जाएगा। कई लोगों ने इस पर मजाक भी उड़ाया, मीम्स बनाए गए, सोशल मीडिया पर मजाक किया जाता रहा। आप क्या समझते हैं, ये ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? कितना वक्त लगेगा अगर हमारी पॉलिसीज आप जिस तरह कह रहे हैं खुशाइंद ऐसी चलता रहा तो? देखिए जी, वज़ीर आज़म साहब ने ये मेरी ही बात पर रिप्लाई किया था, बिकॉज आई टोल्ड हिम कि सर व्हेन यू जस्ट केम ओवर इन फैसलाबाद बिफोर इलेक्शन इन जनवरी 2018, तो उस वक्त हमारा जो मैनचेस्टर कहलाता था पाकिस्तान का फैसलाबाद, वहाँ की इंडस्ट्री कोड़ियों के भाव बिक रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने उससे एक आगे की बात की, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं जब मैनचेस्टर कहेगा कि ये मेरे से बेहतर मैनचेस्टर है। तो ऑब्वियसली जी
जब आप अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होते जा रहा है, आपकी एसईसी बन गई हैं, आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसईसी आ चुका है आपके पास मुझे महसूस हो रहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा निजाम तो इंशाअल्लाह ताला 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब भी पूरा होगा। और अभी इस वक्त लेबर की शॉर्टेज आ चुकी है, टेक्निकल लेबर नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म साहब से इस पे इंटरेक्शन हुई और उन्होंने एग्री किया कि फैसलाबाद को एक हम यूनिवर्सिटी देने जा रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर कंसर्न बिजनेसेस के हवाले से टेक्निकल एजुकेशन की भी कमी है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अगर चलती रही तो अल्लाह, और इंशाल्लाह चलेंगी क्योंकि हम इस पेस पे आ गए हैं, तो अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम लोग वो अटेन हासिल कर लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों और ताजरों को नए शोबे तलाश करने की तरगीब दी है। आप कितना इत्तफाक करते हैं इस तजवीज़ से कि नया आउट ऑफ बॉक्स जो है वो सोचा जाए? किन शोबे में गुंजाइश मौजूद है, लोग सोच सकते हैं कारोबार करने का उनमें? देखें जी, सबसे पहले जी 2 चीजें होती हैं। वज़ीर आज़म साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है। उनका इशारा बेसिकली जो हम समझ सकें, देखें टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ही न्यू हॉरिजन्स पैदा होते जा रहे हैं, इनोवेशंस आती जा रही हैं। आज का डिजाइनर बेहतरीन क्वालिटी के सूट्स बना रहा है, आज के नए कट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजीज के साथ प्रिंटिंग में जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी वीविंग के अंदर आ गई है। ये हम कॉटन बेस्ड कंट्री हैं। अगर हम अपनी बेस को खो देंगे, अगर हम अपनी बेस से हट जाएंगे तो नए, इसके साथ साथ हमें एलाइड इंडस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, हमें ऑटोमोबाइल की तरफ जाना पड़ेगा। ये वो बेसिकली उसका हॉरिजन्स था जो मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल सही। वहीद खालिक रामी साहब बहुत शुक्रिया, एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। फरा सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ चुकी है, ऐसे में गर्म मलबूसात खरीदना सबकी ख्वाहिश हुआ करती है। और हमज़ा की तो बड़ी ही, जैसे कहना चाहिए, दरीना ख्वाहिश थी। तो हमज़ा ने ये सोचा कि मैं तो जाकर ख़रीदूँगा, लेकिन आपको भी कुछ टिप्स एंड कुछ गाइडेंस जो है वो मिलनी चाहिए कि महंगाई के इस तूफ़ान में आपने कैसे कॉस्ट इफेक्टिव भी रहना है और कोरोना सेंसिटिव भी रहना है, और उसके सामने रखते हुए आपने अपनी शॉपिंग करनी है। सो हमज़ा ने कैसे शॉपिंग की है कल, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सर्दियों की आमद है, पहनावे तब्दील हो रहे हैं, लोग जैकेट्स लेने के लिए, लोग स्वेटर्स लेने के लिए, गर्म कपड़े लेने के लिए इस वक्त मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। तो मुतवस्सित तबके की बात करें कि जिस वक्त मुतवस्सित तबका शॉपिंग के लिए निकलता है तो क्या चीज़ें सोचता है, कीमत देखी जाती है, मार्केट देखी जाती है कि क्या हमें ये चीज़ ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जिनके बाद फ़ैसला किया जाता है। और अब एक अहम पहलू कोरोना वबा के दौरान ये भी है कि हम ऐसी जगह पर जाएं जहां पर SOPs का ख्याल भी रखा जा रहा हो और वो जो पहनावे हैं, जो कपड़े हम लेने जा रहे हैं, वो पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो। इसलिए हम लाहौर मॉल रोड पर एक मारूफ शॉपिंग सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर क्या ट्रेंड हैं कपड़ों के हवाले से और कितने SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और कारोबार कैसा चल रहा है, आपको आज हम ये दिखाने जा रहे हैं। और साथ जब शॉपिंग के लिए आए तो आपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अभी हमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी जैकेट्स नज़र आ रही हैं। एक दुकान में जाते हैं, देखते हैं कि क्या ट्रेंड्स हैं, लोग कैसी जैकेट्स पसंद कर रहे हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ जो है ना हमारे पास हम देख सकते हैं कि ग्राहक भी मौजूद हैं जो ख़रीदने के लिए आए हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या रेंज है आपकी कि इस रेंज में हमें जैकेट मिलनी चाहिए? जैकेट यही आजकल तो जो है ना, आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है इन्होंने। 3000-3500 में मिलेगी। अच्छा, 3000-3500 में? जी बिल्कुल, हाँ। तो कैसी जैकेट्स यहाँ से आप 2000-2500 में मिल जाती थी, अब जो है ना वो 3000-3500 में मिलती है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं 3000-3500 में जो है जैकेट्स मिल जाती हैं। आप ये ज़रा बता दें ये जैकेट कितने की है? ये वाली सर 6500 रुपये की। और इस दफ़ा तो महंगाई इतनी है कि जी समझ नहीं आ रहा कि गाहक को क्या दें और हम लोग क्या कमाएं। प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। सपनों में आती है इतनी महंगी जैकेट इस बार खरीदी हमने। अच्छा, तो लोग वैसे क्या रेंज होती है लोगों की, वो क्या डिमांड कर रहे होते हैं और कैसी जैकेट ज़्यादा पसंद करते हैं? सर इस साल तो इसमें ना पिछले साल वाला रेट ही लगाता है ज़्यादातर। 2000-2500 इस साल तो 2000-2500। लास्ट ईयर हम 3000 की बेचते थे, इस साल 3000 से ऊपर हम खरीद रहे हैं। अकेले खड़े में हैं दुकान पे और कोई ग्राहक नहीं है, ये क्या ये है चल ही ऐसे रहा या फिर आज नहीं ऐसे? नहीं, चल ही ऐसे रहा है काफ़ी दिनों से, जब से कोरोना होकर ख़त्म हुआ है तब से ऐसे ही चल रहा है। ये वो शॉपिंग सेंटर है जहाँ से मुतवस्सित तबका
ख़रीदारी किया करता था और आज हमने ये देखा है यहाँ पर कि रश बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदार बहुत परेशान है। एक और अहम चीज़ जो हमने यहाँ पर देखी वो ये थी कि यहाँ पर मेजॉरिटी ये समझती है कि कोरोना मौजूद ही नहीं है। वो ये सवाल करते हैं कि पूरे शॉपिंग सेंटर में तकरीबन 500 दुकानें हैं, किसी एक शख्स को भी कोरोना नहीं हुआ। ये हुकूमत की साजिश है या आलमी साजिश है, ये तो वही जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोरोना मौजूद है। अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाएं तो फिर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं, इलाज कोरोना का अभी तक मौजूद नहीं है। जी, सो आपने देखा कि हमजा ने कैसी शानदार शॉपिंग की है। मजाल को एक चीज़ खरीदी क्या मैं तो उधर देख के हैरान हो गया। किसी ने भी नहीं खरीदी। खराब वो लोग, मुझे दुकानदार ये कह रहे थे हम 500 दुकानें हैं और हम में से किसी को नहीं हुआ, हमारे ख़ानदान में नहीं हुआ, दोस्तों में नहीं हुआ। वो ये समझते ही नहीं हैं कि वहाँ पर कोरोना मौजूद है। ये सबसे एक जो थी ना मेरे लिए दिल दहला देने वाली बात है, कहते हैं आप मीडिया वालों की वजह से या हुकूमत की वजह से जो है कोरोना की बात है। और एक शख्स ने कहा गरीबों को नहीं होता है, सिर्फ अमीरों को होता है कोरोना। सो ये वो मिथ्स है ना जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह ना करे कि किसी को भी इसकी खौफनाक जो शिद्दत है उसका खुद सामना करना पड़े, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि नहीं भाई ये वाकई रियलिटी है। लेकिन रियलिटी है और हम सबको एहतियात करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैंने तो सुना था औरतों को सर्दी नहीं लगती, लेकिन आपने भी जैकेट नहीं पहनी हुई थी, तो मर्दों को सर्दी भी नहीं लगती। देखिए कैमरा ऑन था ना, जब कैमरा ऑन हो तो वो खवातीन को भी कब नहीं लगती, जब वो शादी ब्याह पे जा रही होती है ना। तो कैमरा ऑन था, मैंने कहा कि ज़रा मैं भी नहीं पहनता। कैमरा ऑन होना चाहिए, तो ना खवातीन को सर्दी लगती है ना मर्दों को सर्दी लगती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएंगे कि कोरोना एक बार फिर बेकाबू होता जा रहा है। हालात बिगड़ते देखकर हुकूमत ने कोविड-19 की वैक्सीन की खरीदारी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 करोड़ डॉलर मुख्तस करते हुए वैक्सीन की फौरी खरीदारी के लिए पेशगी अदायगी की इजाज़त भी दे दी है। वज़ारत सेहत के हुकाम का कहना है कि जल्द अज जल्द वैक्सीन हासिल करने के लिए 8 दर्जन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और हुकूमत ये जो वैक्सीन की खरीदारी के अमल को हतमी शक्ल देने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। ड्रैप इस मकसद के लिए इक़दामात को हतमी शक्ल भी दे रहा है। ताहम वैक्सीन हासिल होने में मज़ीद चंद माह लगेंगे। वज़ारत सेहत के एक अहदेदार का कहना है अभी वैक्सीन की लागत का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं, क्योंकि वैक्सीन का कोई RNA दुनिया में मौजूद नहीं। वैक्सीन की दस्तयाबी की सूरत में बुजुर्ग शहरियों, माहिरीन सेहत और इस मोहलिक बीमारी से लड़ने वालों के लिए वैक्सीन को तरजीह दी जाएगी कि उनको फ्राहम की जाए। बिल्कुल, देखिए अभी ये मालूम नहीं है कि वैक्सीन कब ऐसी अवेलेबल होगी, फिर उसकी कीमत क्या होगी, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम आवाम को जितनी वैक्सीन प्रोवाइड खुद से कर सकते हैं वो कर दें। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मामले उनसे बात करेंगे। नौशीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। अहम इकदामात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है पैसे भी मुख्तस कर दिए हैं। क्या ये जो बढ़ते वार हैं हमें वैक्सीन का इंतज़ार तो करना होगा, ख़रीदारी के लिए जो हुकूमत इकदाम कर रही है वो बता दीजिए, कब तक अवेलेबल हो सकता है अंदाज़न ये वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है, और एक वैक्सीन की कितनी कीमत हो सकती है, कुछ अंदाजे लगाए गए? हाँ जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त हम लोग 3 ज़राए से जो है वो वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि ये जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहाँ पे वैक्सीन के फाइनल ट्रायल्स चल रहे हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है, और जैसे ही सारी मोडेलिटीज़ फाइनलाइज होती हैं क्योंकि हमें अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है, हमें अवेलेबिलिटी भी देखनी है कि कौन सी वैक्सीन हमें जल्दी मिल सकती है, कौन हमें ज़्यादा जल्दी पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए एक तो हम इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ हमारी निगोशिएशंस जारी हैं और उम्मीद करते हैं कि इस महीने के आखिर तक हम अपनी बुकिंग्स करवा सकेंगे जिन कंपनीज को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। दूसरा, इस वक्त एक ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है कोवैक्स के नाम से, जो कि तकरीबन 180 से ज़्यादा ममालिक जो है उसके मेंबर हैं, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, और वो लोग भी जो है ये वैक्सीन प्रोड्यूसर्स को और इन ममालिक को जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, और ये लोग भी अपना एफर्ट कर रहे हैं कि इन ममालिक तक वैक्सीन जो है वो पहुंचे। तो उस प्लेटफॉर्म जिसको पाकिस्तान ने ज्वाइन किया उसके ज़रिए भी हमें 20% पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन सस्ती प्राइसेस पे जो है वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें मिलेगी। और तीसरा ज़रा
ट्रायल जो है वो इस वक्त चाइना की एक फर्म है कैंसिनो बायो, उसकी वैक्सीन के ट्रायल्स जो है पाकिस्तान में चल रहे हैं NIH की सुपरविजन में, और वो ट्रायल्स भी काफ़ी अब उनसे भी हमें उम्मीद अफजा नताइज मिल रहे हैं, और अगर वो भी कामयाब होती है तो वो चाइना की वो वैक्सीन भी जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन को मिलेगी, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम वैक्सीन जो है अपने शहरियों को फ्री लगाई जाएंगी। हमें उम्मीद है कि अगले साल 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में कुछ वैक्सीन्स हम तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है सारा बैच इकट्ठा नहीं आएगा, ये बैचेस में आएगी। कुछ हमें 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में और कुछ हमें 2021 के सेकंड क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि ये वैक्सीन्स पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, कल एक खबर ये भी आई कि US ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा कि पहले हम अपनी पॉपुलेशन को देंगे फिर हम पाकिस्तान के लिए कंसिडर करेंगे, ये इसके बारे में भी बता दीजिएगा। दूसरा ये जैसे आपने बताया है बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जैसे कोविड के बारे में, इस तरह से वैक्सीन के बारे में भी हैं, जिसमें एक जो है रॉबर्ट F कैनेडी अमेरिका के ही हैं, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, जो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ना लगवाएं जी वैक्सीन तो जाके हमारी जो जेनेटिक वो है उसमें इंटरवीन करेंगी, और वहाँ पे आपकी नज़र से शायद उनकी ये रिसर्च या उनकी ये बातें गुजरी हों, तो ये इनके बारे में भी हमें बताइएगा, जो लोगों के अंदर इबाम पाया जाता है वैक्सीन को लेकर भी। देखिए जी, वैक्सीन्स तो दुनिया में अब बहुत अरसे से मौजूद हैं, और मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं उनके लिए ये वैक्सीन्स लगती हैं। ये कोरोना वायरस जो है ये भी एक टाइप ऑफ वायरस है, जिस तरह का इन्फ्लुएंजा का, फ्लू का वायरस है, और ये उसकी एक अलग किस्म है, मतलब कोरोना वायरस की एक किस्म है जो कि ये इस वक्त की मौजूदा बीमारी जो है वो कॉज कर रहा है। मगर जिस तरह से फ्लू की वैक्सीन्स लगती रहती हैं, इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो लोग रेगुलर हर साल लगवाते हैं, और उसमें से कोई ऐसी हम लोगों को आज तक नहीं आया। पर बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्म के रिसर्चेस जो हैं ये चलती रहेंगी। हमेशा से ये होता रहा है कि कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, मगर चूंकि ये बिल्कुल एक नया वायरस है, पहली दफ़ा दुनिया में दरियाफ्त हुआ है, तो जाहिर है कि इसके बारे में हमें पूरी डिटेल्स पता चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मगर जो कंपनीज इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं और वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही हैं, वो आई एम श्योर कि वो सारे एस्पेक्ट्स को देख रही हैं और सेफ वैक्सीन बना रही हैं। बिल्कुल ठीक नौशीन साहबा, जिस तरीके से आपने कहा कि हुकूमत जो है अपने खर्च पर, यानी कि लोगों को मुफ्त मुहैया करेगी ये वैक्सीन काफ़ी महंगी होगी ये कहा जा रहा था, क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि तमाम जो अपने शहरी हैं उनको मुफ्त मुहैया कर दी जाए, या जो प्रायोरिटी सेट की गई हैं सिर्फ उन्हीं को ही पहले लगाई जाएगी? देखिए जी, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त इसको तरजीह दे रही है, और डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो हम लोग देख रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं। मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, जैसे अभी दो जो फाइज़र और मॉडर्ना की आई हैं, इन्हीं की प्राइसेस में भी आपस में भी काफ़ी फ़र्क है, और इसकी 2 डोजेज़ लगेंगी, एक डोज नहीं, ये 3 हफ्ते के गैप से 2 डोजेज लगेंगी। और ये हो सकता है कि फ्लू के वायरस की तरह ये हर साल ये वैक्सीन जो है हमें लगवानी पड़े, मगर ये इसमें ये है कि उम्मीद ये करते कि जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसको ये वैक्सीन लग जाएगी तो खुद ब खुद एक हर्ड इम्यूनिटी जो है वो बन जाएगी हमारी पॉपुलेशन में। पर प्राइसेस की जहाँ तक बात है कि ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल जितना भी इसकी प्राइस हुई वो अपने शहरियों को ये मुफ्त प्रोवाइड करेगी। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हमारे साथ थी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और अच्छी खबर कल आई है 2021 के बारे में, लेकिन फिर भी हमजा के दिल की तो कली खिली हुई हो सकते हैं। वाह जी वाह, इंग्लिश क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल अपनी टीम 2 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी है। और ये मेहमान टीम जो है 12 अक्टूबर 2021 को 16 साल बाद फरा। मैं सिर्फ आपके एक्सप्रेशंस देख रही हूँ। हम इंतज़ार कर रहे थे कि जिम्बाब्वे आ रही है, वेस्ट इंडीज़ आ रही है, छोटी टीम्स आ रही हैं, लेकिन जब तक कोई बड़ी टीम नहीं आएगी पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ठीक तरीके से बहाल नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी खबर है, पाकिस्तान ये 16 साल बाद ये टीम पहुंचेगी, और चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम का है कि दौरा इंग्लैंड से दीगर टीमों के पाकिस्तान आने की राह जो है जिसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि जब हम ये दुनिया को इंश्योर कर देंगे कि पाकिस्तान ना सिर्फ दहशतगर्दी से महफूज है बल्कि कोविड जैसे पेंडेमिक में भी यहाँ पर सेहतमंद तरीके से खेलों का इनेकाद मुमकिन है और उसके लिए पूरी एफर्ट्स की जाती हैं, तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान की खेल के मैदान जो है वो खुले होंगे। इस हवाले से बातचीत करेंगे माजिद भट्टी साहब से, क्रिकेट एक्सपर्ट
एक्सपर्ट हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मुझे यकीन है आप भी बहुत खुश होंगे ये जो न्यूज़ अभी हमने शेयर की है अपने तमाम देखने वालों के साथ, ये कितनी हौसला अफजा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और आप कैसे देख रहे हैं दौरा मतलब इंग्लिस्तान की टीम को पाकिस्तान के इस दौरे के लिए? देखिए, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जिम्बाब्वे की टीम 2 बार पाकिस्तान आई, वेस्ट इंडीज़ की एक टीम ने कराची में आके T20 मैचेस खेले। इस साल हमने देखा बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, श्रीलंका आई, PSL में तकरीबन तो 100 के करीब फॉरेनर्स आए। लेकिन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आना, ये मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान की हुकूमत की, देखें बरतानवी हाई कमिश्नर का अभी आप जो शॉट सुनवा रहे थे, वो उसमें कह रहे थे कि इसके पीछे बहुत सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हैं। देखें, इस मौजूदा हुकूमत और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल पहले जब एहसान मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे, उन्होंने सबसे पहले जो दुनिया क्रिकेट को एक पैगाम दिया था, उन्होंने पैगाम ये दिया था कि अब पाकिस्तान की होम सीरीज़ पाकिस्तान में होगी, अगर किसी को खेलना है तो वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान अब बाहर नहीं जाएगा। तो देखें, उनका ये जो पैगाम था, उसके बाद दुनिया की टीमों ने पाकिस्तान आना शुरू कर दिया। अगर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात बताने जा रहा हूँ कि माजी में 2018 में जब वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फी प्लेयर एक लाख डॉलर जो थे वो अदा किए। फिर जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ की टीमें जब पाकिस्तान आई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25-25 हज़ार डॉलर फी प्लेयर पे। जाहिर है उस वक्त हालात ख़राब थे, लोग आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये रिसेंट जो एफर्ट है, देखिए अभी जो रिसेंट PSL 4 के तकरीबन आधे मैचेस पाकिस्तान हुए, PSL 5 के सारे मैचेस पाकिस्तान हुए। हमने श्रीलंका को होस्ट किया, हमने जिम्बाब्वे बांग्लादेश को होस्ट किया बांग्लादेश को। और रिसेंटली तकरीबन 10 दिन पहले ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग के बाद एक मैं प्रेस रिलीज का आपको पोर्शन बता रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लेम करता है कि पिछले 1 साल में टैक्स काटने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तकरीबन 4.25 अरब रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। वेरी गुड। ये प्रॉफिट इसलिए हुआ है कि अब हम दुबई नहीं जा रहे, अबू धाबी नहीं जा रहे, शारजा नहीं जा रहे, हमारे जो अखराजात थे जो बिल्कुल एक्सपेंस जो है वो कम हो गए हैं। माजिद भट्टी साहब, एहसान मानी साहब ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में PSL के तमाम मैचेस कराकर मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। यकीनन इनको इस बात का क्रेडिट देना चाहिए। और PSL की कामयाबी का क्रेडिट क्या सिर्फ एहसान मानी साहब को देना चाहिए या कुछ और लोग भी हैं जिनके सर ये सहरा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये सहरा जाता है नजम सेठी साहब और जो पिछली हुकूमत थी उनको भी क्रेडिट जाता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट जाता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आज जो हम इस मुल्क में सुकून का सांस ले रहे हैं, रात को लेट नाइट घूम फिर रहे हैं, उसके पीछे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हाँ, एहसान मानी साहब ने जो पॉलिसियाँ लेकर आए, जब सितंबर 2018 में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाला, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो उनको गाइडलाइन दी, फिर हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उसकी इसके पीछे बहुत बड़ी ड्रिल है, बहुत बड़ी एफर्ट्स है। लेकिन ये देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट की इसलिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये रूटीन की सीरीज़ नहीं है इंग्लैंड की। रूटीन की सीरीज़ तो होनी है 2022 में, लेकिन 2021 में इंग्लैंड का पाकिस्तान आना, और इंग्लैंड से पहले अभी जनवरी में साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट मैच और T20 इंटरनेशनल खेलने पाकिस्तान आ रही है। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अगर ये पाकिस्तान आ जाते हैं तो हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारे बारे में एक जो बार बार प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में तो हालात ही इस काबिल नहीं है। और मैं एक और आप खुशखबरी सुनाऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली ICC के बहुत सारे इवेंट्स के लिए बिड कर दिया। हो सकता है अगले 1-8 साल में हम ICC वर्ल्ड T20 को होस्ट करें, हम वर्ल्ड कप को होस्ट करें, और ICC के जो दूसरे इवेंट्स हैं
उसको होस्ट करें तो क्रिकेट के फ्रंट से अच्छी खबरें आ रही है, किसी एक को क्रेडिट नहीं जाता। ठीक है, ये भी बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा 4 अरब रुपए का मुनाफा, ये बड़ी अमाउंट है मुनाफे की, जो सिर्फ इस वजह से हुई कि तमाम मैचेस जो पाकिस्तान में हुए लेकिन तमाशाई नहीं थे, तो इसकी वजह से खेल को तो नुकसान हुआ, वो जो एक एक्साइटमेंट नहीं थी, थ्रिल नहीं थी, लेकिन वो जो 6 लाख शायकीन आके स्टेडियम में मैच देखते हैं तो उसका फ़ायदा भी तो होता है इकनॉमिक, वो लॉस भी हुआ। तो ये आइंदा जो एक एहसान मानी साहब ने कहा है कि अब 6ठा एडिशन जो है उस पर हम कोशिश करेंगे कि तमाशाई वापस ला सकें, अपने इस वादे को पूरा करने में वो कितना कामयाब हो सकेंगे? अच्छा फरा, आप जो बात कर रही है ना, रिसेंट डेज में जो सबसे बड़ा क्रिकेट मैचों में क्रिकेट बोर्ड्स का सोर्स ऑफ इनकम है वो टेलीविजन राइट्स है। तमाशाइयों से भी पैसा आता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमाई का जरिया है वो टेलीविजन राइट्स से, मीडिया राइट्स से, जो ब्रॉडकास्ट राइट्स से पैसा आता है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस पैंडेमिक की सूरत हाल में देखें, दुनिया भर बेबस है ना। इंग्लैंड ने बंद दरवाज़ों में तमाशाइयों के बगैर पाकिस्तान को होस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया, वेस्ट इंडीज़ को होस्ट किया। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि अभी दिसंबर में इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में तमाशाई महदूद तादाद में मैचेस में आएंगे। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड जा रही है, वहाँ भी तमाशाइयों के आने की इत्तलात है। तो मेरे ख्याल में ये कोरोना का जो वायरस है, जितनी तेज़ी से अल्लाह करे कि ख़त्म हो जाए तो हम तमाशाइयों के साथ भी मैचेस देखेंगे। लेकिन ये देखिए, कोरोना ख्याल किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल, ये कोरोना वबा किसी के हाथ में नहीं है। माजिद भट्टी साहब, शुक्रिया आपका, आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे और बड़ी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने हमें दी है। ये जो बिडिंग की बात है ना, जो आईसीसी के इवेंट्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर हम देखेंगे कि भारत, अगर पाकिस्तान नहीं आएगा फरा, तो फिर भारत को उससे इवेंट से ही दस्तबरदार होना पड़ेगा। अब दुनिया में ना 2 तरह से किसी मुल्क को कैलकुलेट किया जाता है। एक हार्ड पावर में, हार्ड पावर मिलिट्री माइट है आपका वो कि आपकी कितनी ताकत है, इकोनॉमिक पावर आपकी क्या है। दूसरी सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर जो है उसमें गेम, कल्चर, सकाफत, आपके ये ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, गाने, म्यूज़िक, खाना पीना, ये सब चीज़ें, आपकी कुजीन, ये सब चीज़ें जो कि उसका हिस्सा है। और जो कौम सॉफ्ट पावर रखती है वो मुल्क एक हार्ड पावर के तौर पे पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो हमें अपनी इन चीज़ों को लाइट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब एक और बहुत अच्छी खबर है इसके बाद। फरा, आपको टॉम ज़्यादा अच्छे लगते थे? मुझे मासूम जेरी बहुत पसंद है। हाँ, जेरी सारों को पसंद है। मुझे ये लगता है कि टॉम के साथ ना बहुत ज्यादती हुई है। आप देखें, जब जेरी घर छोड़ने का सोचता था ना, तो टॉम उसके हाथ बांधने, टॉम ने कोशिश करनी कि जेरी ना जाए। दिल का वो भी बुरा नहीं था, लेकिन तमाम बच्चों को जेरी ही क्या पसंद करना है भाई, जब उसके एक्शंस जो हैं वो नहीं है सही। हमने उस दिल का क्या करना है जिस दिल का हमें कोई फायदा ना नजर आए। एक तो मुझे ये नोशन जिंदगी में कभी समझ नहीं आया, मारता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। भाई मारता है काफी है, वो जेरी से बहुत दिल का अच्छा है कि नहीं अच्छा है। वो जेरी से मोहब्बत बहुत करता है। लेकिन बच्चों, बड़ों, सबके लिए ये अच्छी खबर है। फेवरेट कार्टून फ्रॉम अपनी हॉलीवुड फिल्म टॉम एंड जेरी का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। और इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और जल्दी से एक नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। गंदम की काश्त का मौजू वक्त तेजी से गुजर रहा है। किसानों को ना बीज फराहम किए गए, ना डीएपी और यूरिया खाद पर सब्सिडी मिली। मजीद ताखीर अगले बरस गंदम का नया बहरान पैदा कर सकती है। नए कारोबार को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना मजीद आसान हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों को फंड इकट्ठा करने में मदद देने के लिए स्टार्टअप बोर्ड तश्कील दे दिया। तालीमी इदारों के हवाले से अगले 1-2 रोज़ में फैसला हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है, ये बात दुरुस्त है, जहां लोग जमा हो वहां कोरोना फैलने का खदशा ज़्यादा होता है। सर्दियों की छुट्टियां तवील और गर्मियों की छुट्टियां कम करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। और कोविड-19 लॉकडाउन से मुतालिक कहानी पर मबनी सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिल और पुरस्कारियत से भरपूर मुख्तसर फिल्म, हॉरर फिल्म चंबेली स्ट्रीमिंग सर्विस सी प्राइम पर रिलीज कर दी गई।
जी, तो कोविड के हवाले से बहुत सारी फिल्म्स बन रही है, जिनमें से एक फिल्म जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। लेकिन एक ऐसा ही ड्रामा जिसमें कि हम बात करते हैं जुल्म की, तशद्दुद की, ये ड्रामा नहीं हकीकत है और पूरी दुनिया इसको खुली आंखों से देख रही है। उसके बावजूद उस पर कुछ नहीं किया जाता, लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बात कर रहे हैं हम कश्मीर की, और निहत्ते कश्मीरियों का मुजालिम का निशाना बनाने वाली भारतीय फोर्सेस के अहलकार अब अपनी जानें अपने हाथों लेने लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है फरा, ये उनकी जो शरह है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। गुज़श्ता दिनों मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज के एक और एहलकार ने खुदकुशी कर लिया। ये वाक़या श्रीनगर के ज़िला बारामूला में पेश आया है, जहां CRPF के हेड कांस्टेबल ने अपनी राइफल से ही खुद को गोली मार लिया। 2007 से अब तक के हमजा अगर फिगर्स और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्हें देखा जाए तो मकबूजा कश्मीर में जो डिप्यूटेड हैं भारतीय फ़ौज के एहलकार, उनमें खुदकुशी करने वाले भारतीय फोर्सेस के एहलकारों की तादाद 480 तक जा पहुंची है। और बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी वजह ये भी है कि वहाँ पर जो फौजी हैं वो अपने ऑफिसर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो कहते हैं हमें खाना अच्छा नहीं दिया जाता, हमें छुट्टियाँ नहीं दी जाती, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा होता जा रहा है कि जो वो जुल्म करता हुआ देखते हैं, जो शायद कुछ लोग नहीं करना चाहते होंगे, कुछ अच्छे इंसान भी मौजूद होते हैं हर जगह पर, और वो फिर ज़हनी मरीज बन जाते हैं और वो फिर गोलियाँ मारते हैं। यानी कि इतना जुल्म हो रहा है कि मारने वाले खुद ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। और यही तज्ज़ियाकारों की रिपोर्ट भी है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म ढाते ढाते एहलकार ज़हनी दबाव और नफसियाती अमराज का शिकार हो गए हैं। अहम बात यह है कि फ़ौजियों की खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हुआ है, और खुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात पर मोदी सरकार सख्त परेशान है, क्योंकि इससे दीगर जो एहलकार हैं उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, जिसे कहते हैं मोराल वो बहुत डाउन हो जाता है फौज और का। एक फौजी ऐसा ही अपने गांव में जब वापस गया, उसने अपने गांव में जाके सबको इकट्ठा किया और कहा कि फौज में भर्ती ना होना, ये लोग जुल्म करते हैं, ये लोग मासूम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था भारत के अंदर। वैसे इस तरह की बहुत सारी बातें ना हमने भी बचपन में सुनी हुई हैं, क्योंकि दूसरी जंग अजीम में जब जो आप कहते हैं लाम पे भेजने का एक कॉन्सेप्ट था कि पूरे के पूरे गांव जो है वो भर्ती कर लिए जाते थे, और वहाँ पर चूँकि मेरे ग्रैंडफादर्स उसमें लड़े हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि इस तरह की उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये तो इसका जो सिलसिला है वो उस तशद्दुद से जुड़ा हुआ है जो कि भारतीय फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर जो जुल्म ढा रहे हैं कश्मीर में। और इसी पर बात कर लेते हैं हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मिशाल साहिबा अस्सलाम वालेकुम। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, मगर इसके अपने जो फौजी हैं वहाँ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी कल ही भारतीय फौज के एक और एहलकार ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। आप क्या समझती हैं, वो किसी एहसास जुर्म में मुब्तला होकर ऐसा कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत दिहाइयों से वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि कहीं भी जहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो होती है कि कोई दुश्मन के साथ उन्होंने लड़ना है, मुकाबला करना है, वेपन ट्रेनिंग की जाती है, वॉर स्ट्रेटजीज़ होती हैं। मगर 70 साल से ऊपर हो गया एक निहत्ती कौम को मारना, हंटिंग करना, उनकी जानवरों से बदतर उनको ट्रीट करना, जानवरों के भी राइट्स हैं, इंसानों के राइट्स हैं। तो जिस तरीके से कश्मीरियों की तजलील की जाती है, वॉर रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज़ करती है ये हिंदुस्तान की आर्मी, और भी बहुत जुल्म जो होता है पैलेट्स की सूरत के अंदर, फॉस्फोरस शेल्स की सूरत के अंदर, जिस तरीके से उनकी म्यूटिलेट की जाती हैं डेड बॉडीज़, घरों को जला दिया जाता है। तो ये काम एक आर्मी का तो नहीं होता ना, किसी भी मुल्क की आर्मी मुल्क की दिफा के लिए होती है, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए होती है। मगर ये तो एक कब्ज़ा माफिया है जो हिंदुस्तान की आर्मी है, ये तो एक दहशत गर्दी की ब्रीड है। तो उसमें डेफिनेटली एक जो आपका हर इंसान के अंदर एक इनर कॉन्शियस होता है, जो कि कहीं हिंदुस्तान की आर्मी का दफन हो गया, इंसानियत ख़त्म हो गया, मगर कभी ना कभी तो अल्लाह ताला की तरफ से वो हॉन्ट करता है। तो वहाँ पे एक हाईएस्ट रेट है सुसाइड का भी हिंदुस्तान की आर्मी में, क्योंकि वो उनको एक गिल्ट ट्रिप होता है, क्योंकि वो भी शादीशुदा हैं, उनकी भी औलादें हैं। वो किस तरीके से लोगों की जो चीखें पुकारें हैं, जो मज़लूमों की जो जुल्म होता है, जो उनके जनाजे निकलते हैं कश्मीरियों के, हर घर में जो माँ है वो दास है, रो रही है, और जो बच्चे हैं यतीम हो चुके हैं। तो वो इनको कहीं ना कहीं वो हिट करता है कि क्या हमने इतनी बड़ी जो वर्दियाँ और ये वेपन्स वगैरह की ट्रेनिंग की है, क्या हम इतने बुज़दिल थे कि हमने एक निहत्ती कौम को ही ख़त्म करने के लिए हम लोग आर्मी में आए थे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं अपने हाफ विडोज़ का जिक्र किया, जो कि एक बहुत बड़ा डिलेमा है कश्मीर का, कि वो ख़वातीन जिन्हें मालूम ही नहीं कि उनके शौहर ज़िंदा हैं या मार दिए गए हैं, क्योंकि वो उठा लिए गए हैं और वो कहाँ हैं, किस हाल में है, किसी को आज तक नहीं मालूम है। फिर उसके साथ कुनन पोस्टपुरा किसे भूला होगा हमजा, मिशाल आपके इल्म में होगा, जहाँ पे 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की खातून जो है उसको रेप किया गया था। तो मकबूजा
कश्मीर में दहशतगर्द भारतीय फ़ौज के मजालिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मोदी हुकूमत ने मौत को खेल बना के रख दिया। आलमी बरादरी जो है भारतीय मजालिम का नोटिस क्यों नहीं ले रही है? आपके अपने शौहर यासीन मलिक साहब जो हैं वो भी मुसलसल इस भारतीय मजालिम का और दहशतगर्दी का शिकार हैं। देखिए, नोटिस भी लिया जाता है मगर कंडेमनेशंस भी आती हैं दुनिया की तरफ से, रिपोर्ट्स भी इशू करती हैं। मगर यूनाइटेड नेशंस की भी अगर देख लें, ह्यूमन राइट्स की 2 रिपोर्ट्स आई, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की तरफ से, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी आई और वर्ल्ड लीडर्स ने भी बहुत दफ़ा कंडेम किया। मगर जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इन ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ को रोकने के लिए और इवैक्यूएट करवाने के लिए उस इलाके को, कश्मीरियों की लाइफ्स को सेव करने के लिए, जब तक वो जोन डीमिलिटराइज नहीं होगा और डी वेपनाइज नहीं होगी हिंदुस्तान की आर्मी जो वहाँ पर है, तो ये कंटिन्यूड रहेंगी ह्यूमन राइट्स अब्यूज़। तो रूट कॉज तो यही है कि जब से हिंदुस्तान की वहाँ पे ऑक्यूपेशन आई है तो ये सब जुल्म और बर्बरियत जो है 70 साल से ऊपर कश्मीरी कौम जो है वो उसका निहत्ते मुकाबला करिए। तो इसके ऊपर एक्शंस बहुत से लिए जा सकते हैं। इंडिया कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल अंडर द जिनीवा कन्वेंशन नंबर 4, जिसके तहत वो वहाँ पे इलीगली डेमोग्राफी को चेंज करें, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की जो फॉल करता है यूएन की अम्ब्रेला के अंडर, क्योंकि ओवर 12 यूएन रेजोल्यूशंस हैं। फिर उसके साथ साथ डिमांड करना कि फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को वहाँ पे भेजा जाए, और अगर नहीं, हिंदुस्तान जो ओवर डेकेड्स नहीं इजाज़त दे रहा, ना कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, ना फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को, ना वो इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस दे रहा है, ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो वहाँ पे जाके एक्सेस करें और लोगों की हेल्प भी करें और उनकी जो वायलेशंस उनको रिकॉर्ड करें, तो फिर डेफिनेटली सैंक्शंस की तरफ मामला जाता है हिंदुस्तान का, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हों, चाहे वो। जी ठीक है मिशाल साहिबा, पाकिस्तानी हुकूमत ने दुनिया भर में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा है। आप हुकूमत के इक़दाम को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, जब से स्पेशली 370 और 35A को हटाया गया है, उसके बाद जो वहाँ पे एक जेनोसाइड का जो एक डेथ वारंट इशू किया है हिंदुस्तान की सरकार ने, हालात वहाँ बहुत ही ख़तरनाक हैं और वहाँ पे जिस तेज़ी के साथ वहाँ पे फैनेटिक शिवसेना और आरएसएस के लोगों को, लाखों की तादाद में इंडियंस को वहाँ पे सेटल किया जा रहा है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, जो कि इलीगल है, और वहाँ पे उनको प्रॉपर्टी के ओनरशिप के राइट्स दिए जा रहे हैं इंडियंस को, और सारे जो इकोनॉमिक राइट्स हैं कश्मीरियों से छीन के वो इंडियंस को दिए जा रहे हैं, उनका लाइवलीहुड छीना जा रहा है, उनका प्रॉपर्टी जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनसे सीज़ किए जा रहे हैं, बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है कश्मीरियों के, और बहुत से तरीक़ों में रिलीजियस फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने सैबोटाज कर दिया कश्मीरियों का राइट टू लिव, राइट टू आइडेंटिटी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक मूव है। उसके ऊपर जिस मैक्सिमम हद पे पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स को जाना चाहिए टू कम्पीट दिस एक्शन ऑफ इंडिया एंड टू एक्सपोज इंडिया इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सारे जो इंटरनेशनल आलमी इदारे हैं, चाहे वो OIC है, चाहे वो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, चाहे वो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं, बहुत ही प्रो एक्टिव और वॉर फुटिंग की डिप्लोमेसी की अशद ज़रूरत है। और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, ख़ास तौर पे जो चाइना है, CPEC जो गुजरा है वो भी कश्मीर से गुजरा है और वो भी एक इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है मिशाल मलिक साहिबा, हम दुआ करेंगे कि यासीन मलिक साहब जो है, जिनकी तिहाड़ जेल से अदालत की मुसलसल खबरें आती रहती हैं, वो भी सेहत याब हों और उनका भी राब्ता अपनी फैमिली के साथ हो सके। ये भी तो एक जुल्म है कि आप राब्ता नहीं होने देते, कैद में रखा हुआ है और आप अपनी फैमिली के साथ राब्ता नहीं होने देते। वहाँ पे खाने पीने के मसाइल हैं, फिर वो वहाँ पर यासीन मलिक साहब जो है भूख हड़ताल करते हैं, फिर ये भी है कि उन पर इतना तशद्दुद किया जाता है। फरा वहाँ पर आसिया अंद्राबी साहिबा जो कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारी, उनके शौहर इसी तरह से जो पूरी जिंदगी जेल में गुजार चुके हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम ही ख़त्म नहीं हो अगर हम यहाँ पे लेना शुरू करें। सो कश्मीर के ऊपर जुल्म का सिलसिला जारी है और ये ख़त्म होना चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
आगे चलते हैं फरा। एक और मसला है जो पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान ज़रे मुल्क तो है मगर यहाँ गंदम का बहरान ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और कोई समझ नहीं आ रही है कि क्या पाकिस्तान ने कभी सोचा था कि गंदम का बहरान भी पाकिस्तान को दरपेश आएगा। कल मैं एक लतीफ़ा इस हवाले से पढ़ रही थी और उसमें था, अच्छा हमजा ने एकदम से चौंक के मुझे देखा है कि इतनी इम्पोर्टेंट इशू पे लतीफ़ा, ये भी एक लतीफ़ा कि गंदम का इसी पर लतीफ़ा था ना कि कहने को किताबों में हम ज़रूरी मुल्क है मगर हमारे यहाँ टमाटर भी जो है वो नहीं मिलते हैं, तो गंदम है। लेकिन ताज़ा खबर ये है कि गंदम की काश्त का मौजू वक्त तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है जिससे अगले बरस गंदम का नया बहरान सर उठा सकता है। देख लें आप, ये बात कर लें कि हमें पता था कि ये सीज़न हमने कैसे गुजारा है और अगले सीज़न के लिए हमारी प्लानिंग क्या है, वो भी माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है। कि ज़राई माहिरीन का कहना है कि गंदम की काश्त का बेहतरीन वक्त 15 नवंबर तक होता है और ताख़ीर से हर रोज़ के हिसाब से 1 एकड़ रकबे में 20 किलोग्राम गंदम की पैदावार में कमी आ जाती है। तो क्यों करेगा कोई काश्त जब उसे पता होगा कि 20 किलोग्राम जो है वो कम काश्त होगी। और इसकी वजह से पंजाब में काश्तकारों को 800 रुपये, सिंध में 1000 रुपये फ़ी एकड़ माली नुकसान हो रहा है। और आपको पता है अब किसान सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए काश्त कर रहे हैं कि भाई हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। हमें क्या ज़रूरत है कि हम काश्त कर ले पूरी ज़मीन के ऊपर और फिर उसके बाद हमें अपनी जेब से पैसे भरने पड़े। वो कह रहे हैं कि हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर लिया अपने घर के लिए सिर्फ काश्त करें और बाकी जो है इसको नो मोर अ कैश क्रॉप के, इसको आप बेच सकते हैं। इसकी वजह से बहरान तो पैदा होगा। इसकी कई वजूहात हैं, बर वक्त काश्त ना होने की, ट्यूबवेल की बिजली, ट्रैक्टर का डीजल, बीज और खाद, सब कुछ दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और किसानों को हुकूमत की जानिब से आला मयार के बीज फराहम किए गए, न डीएपी और यूरिया खाद पर सब्सिडी दी गई। इसके अलावा सिंध में गंदम की इमदादी कीमत पंजाब से ज़्यादा रखी गई और उसकी वजह से कन्फ्यूजन रहा। उस फर्क की वजह से भी पंजाब में जो किसान हैं वो बददिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़राई माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि गंदम की काश्त में ताख़ीर के 2 बड़े नुकसान होंगे। एक तो पैदावार कम होने से गंदम शॉर्ट हो जाएगी और दूसरा आटा महंगा होगा जिससे रोटी मज़ीद महंगी हो जाएगी, अब इससे ज़्यादा महंगी हो जाएगी। और पंजाब काबीना ने गन्ने की इमदादी कीमत 200 रुपये मन मुकर्रर करने की साथ साथ मंजूरी और दूसरी जानिब महकमा खुराक को पास्को की तरफ से 63,000 टन गंदम जो है वो दरामदी गंदम खरीदने के लिए मुआहिदा करने की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो कि हम अपने सवालात में आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत फरहान बुखारी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान बुखारी साहब, कहा कि गंदम की काश्त में ताख़ीर क्यों हो रही है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? कुछ और डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो फेडरल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की कंपनी है ऑन एग्रीकल्चर, उन्होंने कहा है कि सिर्फ कि हमारे पास 43% कमी है स्टैंडर्ड बीजों की। पंजाब को 8 लाख टन चाहिए, मुश्किल से हमारे पास 4 लाख टन है, जबकि सिंध को 1,30,000 टन बीज चाहिए और वहाँ पे सिर्फ 52,000 टन है। KPK को 92,000 टन चाहिए जबकि वहाँ पे सिर्फ 6,000 टन उनके पास है। बलूचिस्तान को 50,000 टन बीज चाहिए जबकि 2,000 टन उनके पास है। तो कब बीज मिलेंगे, तो कब काश्त होंगे, तो कब फसल आएगी? जी बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से ये भी एक बड़ा ख़तरनाक लतीफ़ा होके रह गया है। आज 19 नवंबर है, आपने 800 रुपये का जिक्र किया और 1000 रुपये का जिक्र किया। मैं ये कहता चल रहा हूँ कि 800 रुपये यौमिया नुकसान है। तो आज अगर कोई काश्त कर रहा है कोई किसान, तो उसे 4 दिन बाद 15 नवंबर की आइडियल तारीख के 4 दिन बाद पंजाब में 3200 रुपये का अभी तक नुकसान हो चुका है फ़ी एकड़ और सिंध में 4000 रुपये हो चुका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मामला है नाअहली का और एक सोच है जो कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन पे ठहरी हुई है, उससे आगे नहीं जाती। कल ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे फैसलाबाद के दौरान सनत का जिक्र किया और कहा कि जी 60 की दहाई में तो पाकिस्तान में सनती तरक्की बढ़ी हुई थी लेकिन आज नहीं हो रही। वो तारीख के एतबार से सही कहते हैं, लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि जनाब सनत को रिवाइव करना ठीक है, बहुत अच्छा और बड़ा अहम हदफ है, लेकिन उसमें आपको एक बड़ा अरसा लगेगा। ठीक, ज़राअत का तो मामला ये है कि अगर आप गंदम के लिए कोई आज से महीना पहले भाग दौड़ शुरू करते और वक्त पे फसल लग जाती तो उसका फ़ायदा आपको 6 महीने में होता। और फसलों में अगर आप जाएं तो 4 या 6 महीने में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो जो फ़ायदा आपको इतना शॉर्ट टर्म में हो सकता है उसके ऊपर आखिर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? और फिर बात आखिर में सूबों पे आती है और ज़राअत के हवाले से सबसे बड़ा सूबा और सबसे अहम सूबा पंजाब है, जहाँ पे PTI की हुकूमत है, जहाँ पे वज़ीर आज़म इतला ये है कि बज़िद हैं कि उन्होंने
बावजूद इसके कि वज़ीर आला की नाअहली के बड़े शवाहिद मिलते हैं, लेकिन उन्हें तब्दील नहीं करना। बिल्कुल। फरहान बुखारी साहब, ये बता दीजिएगा, पॉलिसी का फुकदान है, नीयत की खराबी है, या हम समझते ही नहीं है कि काश्तकारों के, किसानों के मसले क्या? क्या काबीना में ऐसे लोग मौजूद ही नहीं है? वहाँ पर अगर हम देखें तो फ़खर इमाम साहब हमें नज़र आते हैं, हमें नदीम अफजल चंद साहब नज़र आते हैं, लेकिन किसान की बात क्यों नहीं होती? और अब तो किसान काश्त नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं कि हम अपनी ज़रूरत का अपने ख़ानदान के लिए काश्त करेंगे, हम मज़ीद नुकसान नहीं उठा सकते। अहलियत की कमी है ये। देखिए, नियत या इत्ला ना होना, ये तो बातें पुरानी हो चुकी हैं। जहाँ तक आपने वफाकी काबीना की बात की, दोनों शख्सियात फ़खर इमाम साहब, चंद साहब इंतहाई काबिल क़दर हैं। मसला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद ये मामला अब सूबों में चला गया है। अहलियत की आपको ज़रूरत सूबों में है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत का शोबा, ज़राअत के कलमदान के हवाले से कहीं ज़्यादा आपने इख्तियारात सूबों को दे दिए हैं। अगर सूबों में काम नहीं हो रहा तो फिर आगे आप कैसे चलेंगे? पंजाब में इस दफ़ा बड़ी जगहों से शिकायत आई हैं कि एक इदारा है पंजाब सीड कॉरपोरेशन, जिनका काम है कि वो बीज किसानों तक पहुंचाएं, लेकिन बहुत कम क्वालिटी का बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज मिला है। उसके ऊपर यह भी हुआ है कि खाद की सब्सिडी हुकूमत ने हाल ही में अनाउंस की है, लेकिन इतलात ये हैं कि जो डीलर हजरात हैं वो अभी तक कई इलाकों में सब्सिडी किसानों को नहीं दे रहे, जो 1000 रुपए फी बोरी कमी हुई थी। ये वो मामलात हैं जो सूबों ने हल करने हैं, लेकिन वहाँ पे ये हल नहीं हो रहे, बदकिस्मती है। बिल्कुल ठीक है फरहान बुखारी साहब। शुक्रिया। बुखारी साहब ने भी वही बात की जो मैंने बीजों की थी कि अगर पंजाब में 8 लाख टन चाहिए और वहाँ पे मुश्किल से 4 लाख टन जो है वो बीज हैं, तो फिर जब बीज ही नहीं होंगे तो काश्त कैसे होगी? बिल्कुल। फूड सिक्योरिटी जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, बहुत अहम हिस्सा है, और अब तो पहला हिस्सा ही फूड सिक्योरिटी कहा जाता है। अगर हम वहाँ पर कमज़ोर हैं तो फिर ये यकीनी तौर पर एक लम्हा फिक्रिया है। अब जो है बाज़ार हिस्सत से एक ख़बर शामिल करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से ख़बर शामिल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर 147 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 40,652 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यूँ देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान का सिलसिला जारी है। इसी दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों को हिस्सा बाजार में लिस्टिंग के जरिए फंड इकट्ठा करने में मदद देने के लिए स्टार्टअप बोर्ड तश्कील दे दिया है। और ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबारी इदारे होंगे, ग्रीनफील्ड मंसूबे होंगे और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होंगे, उनको स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज होने और सरमाया बढ़ाने में सहूलत फराहम करेगा। अब तक तकरीबन 9 कंपनियां जो हैं वो लिस्टिंग के मरहले का हिस्सा बन चुकी हैं। हमसे इस तरह इसी हवाले से बात करेंगे, ये ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या वजह थी, क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान स्टॉक के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक खान साहब। फ़ारूक खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन दिनों मुस्बत रुझान तो जारी है, ये जो फैसला किया गया है बोर्ड बनाया जाएगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, ज़रूरत क्या पेश आई थी, रिस्पॉन्स कैसा है? जी अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया बहुत बहुत मुझे इनवाइट करने का। जी जिस तरह आपने कहा कि मार्केट जो है वो एक अच्छे रुझान पे चल रही है काफ़ी कुछ महीनों से, और माशाल्लाह पिछले महीने तो इट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन एशिया। देखिए, आपने जो ये छोटी कंपनीज़ का जेम बोर्ड की जो बात की, एसएमईज़ जो होते हैं वो किसी भी इकॉनमी की बैकबोन होते हैं, और पाकिस्तान में भी एसएमईज़ जो हैं, छोटी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, वो हमारी इकॉनमी का बैकबोन है। और एसएमईज़ के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, उनको बैंक फाइनेंस लेने के लिए भी और इक्विटी कैपिटल रेज करने के लिए भी। इसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स, नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं। आई होप आप लोग बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की कंपनीज भी प्रोफेशनलाइज होकर आगे बढ़ें, तो उनके लिए भी कैपिटल रेज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मौजूद हैं। तो ये ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट जो है ख़ास तौर पे सेट की है छोटी कंपनीज़ के लिए। इसमें जो रेगुलेशंस हैं वो हमने बहुत सिंपल रखी हैं
तो जो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद जो ऑनगोइंग रेगुलेशंस हैं, उनको हमने बहुत आसान रखा है कंपेयर टू जो मेन बोर्ड पर बड़ी कंपनीज़ को आने के लिए कंप्लाई करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो लिस्टिंग की कॉस्ट वगैरह भी जो है वो भी हमने बहुत कम रखी है, तो उससे और आसानी हो जाएगी छोटी कंपनीज़ के लिए कि आकर वो कैपिटल रेस करें और अपने आप को ग्रो करें। इसके साथ साथ पहले 4 साल के लिए टैक्सेशन की भी रिलीफ दी है गवर्नमेंट ने, तो अच्छी कंपनीज़ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आकर वो कैपिटल रेस करें, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह आगे बढ़कर हमारे मेन बोर्ड पर आ जाएं। बिल्कुल सही। ये भी बताइएगा कि ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट या GEM कैसे काम करेगा और एक आम आदमी उससे फ़ायदा कैसे उठा सकता है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार है? देखिए, अगर आपकी एक कंपनी है छोटी और आप कुछ अपना कैपिटल रेस करना चाहते हैं, चाहे वो 25-30 मिलियन हो, चाहे 100 मिलियन हो रुपए, तो आप आकर स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन करेंगे। आप किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी स्टॉक ब्रोकर को अपने साथ अपॉइंट कर सकते हैं कि आपको हेल्प करे, एडवाइस करे। मैंने जिस तरह कहा कि जो रिक्वायरमेंट्स है रेगुलेशंस की, लिस्टिंग की, वो हमने बहुत आसान और सिंपल कर दी हैं। वो सारी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट होए तो स्टॉक एक्सचेंज से भी रब्ता कायम कर ले, हम उसको पूरी तरह गाइड करेंगे और वो अपनी एप्लीकेशन डाल दे। एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूव होकर SECP अप्रूव करेगा और फिर एक पब्लिक ऑफरिंग का प्रोसेस होता है जो कि स्टार्ट हो जाएगा और जिस भी स्टॉक ब्रोकर को उसने अपने साथ कंसल्टेंट अपॉइंट किया होगा वो उसको उसमें गाइड कर देगा। दूसरी साइड के ऊपर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे या बड़े, उनके लिए भी एक बहुत नया और एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू ओपन हो जाता है, क्योंकि जो छोटी कंपनीज हैं वो पोटेंशियली सबसे तेज़ी से ग्रो भी करती हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। फरूख खान साहब, ये बता दीजिएगा कि कोरोना की पहली लहर में हमने देखा कि मार्केट को खासा नुकसान हुआ था, पूरी दुनिया में ही ऐसा हुआ, और अब दूसरी लहर का खदशा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्या कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ मेजर्स ऐसे लिए जा सकते हैं, या फिर मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता अगर ऐसी कोई वबा आ जाए या दोबारा से खुदा न खास्ता कोरोना बढ़ जाता है तो? देखिए, जो कोरोना का और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आया, ये पूरी दुनिया की हर मईशत पर, इकॉनमी पर आया है और पाकिस्तान पे भी आया था। खुदा का शुक्र है गवर्नमेंट ने जो बहुत प्रोएक्टिव और एग्रेसिव मेजर्स लिए, मॉनेटरी, फिस्कल, सोशल सेक्टर के ख़ास तौर पे, उससे हमारा इम्पैक्ट कदरे बहुत कम हुआ है कंपेयर टू बाकी मुल्क जो है रीजन में। तो हमारी इकॉनमी इस वक्त जो है काफ़ी साउंड फुटिंग पर है, मगर चैलेंजेस हैं अभी भी बहुत। अब ये दूसरी वेव अगर आई तो देखिए, अगर इकॉनमी पर, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा तो मार्केट पे तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही। अगर अभी कोई ऐसी डेंजरस सिचुएशन नहीं लगती, मार्केट काफ़ी स्टेबल है 40-41,000 की लेवल के ऊपर, अगर कोई मेजर्स लेने हुए, लास्ट टाइम भी PSX और SECP ने बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए थे मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, अगर कोई ऐसी ज़रूरत आई तो ज़ाहिर है हम लोग इसके ऊपर पूरी हमने नज़र रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। फरूख खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप शुभ सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। शुभ सवेरे पाकिस्तान, शुभ सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, शुभ सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और आजकल हर वालिदैन का एक ही सवाल है, स्कूल खुलेंगे या बंद होंगे? मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, अपने कज़न्स के भी बहुत मैसेजेस आते हैं, भाई स्कूल बंद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके भी आते हैं बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये अब आपको हम बता रहे हैं कि 1-2 रोज़ में ये अहम फैसला जो है वो हो जाएगा। सुनी सुनाई खबरें ये भी हैं कि WHO ने भी ये कहा है कि आप स्कूल जो है, भले बच्चे उसका ठीक है, उसकी वजह से अम्मात नहीं बच्चों में होती, लेकिन बच्चे बढ़ती हुई अम्मात का एक करियर बहुत बड़ा हो सकते हैं, इसलिए स्कूल जो है वो बंद करने चाहिए। लेकिन इसमें कितनी सदाकत है अभी उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हतमी तौर पर। फैसला बहुत अहम मतवक्को है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि तालीमी इदारों के हवाले से अगले 1-2 रोज़ में फैसला हो जाएगा। और हुकूमत सर्दियों की छुट्टियां तवील करके गर्मियों की छुट्टियां कम करने पर भी इस वक्त गौर कर रही है। लॉजिकल ना कि अगर इन दिनों खतरा ज्यादा है तो छुट्टियां दे दी जाएं और फिर गर्मियों में जबकि जरा हालात बेहतर होते हैं तो
बढ़ा लिया और जाए। दूसरी तरफ वज़ीर तालीम शफकत महमूद भी ये कहते हैं कि तालीमी इदारों से मुताल्लिक फ़ैसला 23 नवंबर को ही होगा, बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या कहना था आपको सुना। 23 तारीख को इस्लामाबाद में हम एक इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें हतमी फैसला किया जाएगा। बीमारी जिस तरह से फैल रही है तशवीशनाक है, इसलिए ज़रूरी है कि हम बड़े गौर से सारे मामलात को जांचें। बच्चों की सेहत में कोई सौदा नहीं हो सकता। हर वो जगह जहाँ पे के इकट्ठे होने का एहतमाल है वो ख़तरनाक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन होने जा रहा है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का और एजुकेशन मिनिस्ट्री का, जिसमें कि हम रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए क्लासेस का एहतमाम कर सकें। और ये भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि सर्दी की छुट्टियों को तवील कर दिया जाए। तालीम का जो हिस्सा ज़ाया हो रहा है गर्मी की छुट्टियों में, उसको एडजस्ट किया जाए। बिल्कुल सही। सो ये कहना था दोनों वफाकी वज़रा का। और इस हवाले से हम बातचीत करेंगे जनरल सेक्रेटरी स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन हमूद जाफरी साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग हमूद जाफरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बताइएगा, वालिदैन जो हैं वो उनके सामने चॉइस वो नहीं है जो कि हुकूमत के सामने है, विच इज़ लाइफ या बिज़नेस। वालिदैन के सामने ये चॉइस है कि लाइफ या करियर। तो मेरा ख्याल है हर वालिदैन जो है वो बच्चे की ज़िंदगी बचाने और अपनी हिफाजत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। क्या इसमें सदाकत है? ये कुछ वालिदैन जो अभी भी चाहते हैं कि स्कूल खुले रहें। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। ऑब्वियसली देखें, जान है तो जहान है, जिंदा रहेंगे तो पढ़ेंगे। और जो इंट्रो में आपने शफकत महमूद साहब का इंटरव्यू सुनवाया और ये बताया कि 24 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक सोचा जा रहा है कि सर्दियों की छुट्टियों को तवील कर दिया जाए, तो ये पंजाब के हवाले से है। और बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जब ये कोविड शुरू हुआ था तो सिंध बज़िद था स्कूल बंद करने के ऊपर, और पंजाब ने बहुत देर में ये काम किया था। और अब ये दूसरी लहर, जैसा कि सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आई है और पहले से ज़्यादा शिद्दत है इसमें। तो अब मामला बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रहा कि बिल्कुल उल्टा क्यों है। आप वो सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा रहे हैं, सईद गनी साहब कह रहे हैं कि जी सर्दियों की छुट्टियां ही नहीं होंगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ये मतलब लेट मी से दिस, कि ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहे हैं अगर बच्चे कोरोना से नहीं मरे तो मैं सर्दी से मार दूंगा उनको। अच्छा। तो ये हाँ, आप मुझे बताएं ना, सिंध में क्या कम सर्दी होती है? कराची का टेम्परेचर भी पिछले 10 साल में बहुत कम हो गया है। जी, अभी तो आ भी रहा है कि बहुत ज़्यादा गिर रहा है। मुझे बताइएगा फिर आपको क्या लग रहा है कि एक दूसरे की जिद में फैसले किए जा रहे हैं, या फिर वो जो बिजनेस वाला एलिमेंट है? क्योंकि पेरेंट्स अगर स्कूल बंद होंगे तो पेरेंट्स ये भी कहेंगे फिर 20% फीस जो है वो भी कम की जाए, क्योंकि हम बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे। और यही वो जगह है जहाँ पर आकर मुश्किल पड़ती है। अगर आप 20% फीस कम करने का मुतालबा ना करें तो किसी को कोई मसला नहीं, स्कूल बंद वो सारा साल भी रखेंगे। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स कहते हैं कि 20% फीस कम करें तो तब मुश्किल पड़ जाती है, बिजनेस जो है कारोबार खतरे में पड़ जाते हैं। अगेन क्योंकि मैं वैसे तो मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगेन क्योंकि हम सिंध में बैठे हुए हैं और 20% का ताल्लुक जहाँ तक है, तो हमने ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मार्च से, जब से स्कूल बंद हुए थे, एक ही मुतालबा किया था कि ये 20% भी पेरेंट्स के लिए बहुत कम है। अब दूसरा मसला ये है कि अगर स्कूल को फीस ही ना मिले तो स्कूल ऑब्वियसली कैसे तनख्वाहें देंगे? उनके जो अपने जेन्युइन खर्चे हैं, कुछ तो वो ओवर शो करते हैं, लेकिन जाहिर है जेन्युइन खर्चे तो है ना, सैलरीज भी हैं और दीगर खर्चे भी हैं, तो वो कहाँ से पूरे करेंगे? तो इसका बहुत आसान सा हल हमने दिया था। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीयत चाहिए थी और कुछ भी नहीं। और वो ये था कि 260 अरब रुपए का बजट है सिंध का, सिर्फ तालीम का 1 साल का। 260 अरब रुपए अगर सिर्फ जनरली जो जिन मद में के लिए वो बजट तैयार किया गया, खाली उस पर भी लग जाए तो यहाँ पे जन्नत बन जाए एजुकेशन के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। हमने ये मुतालबा किया था, हमने ये मुतालबा किया था कि 20% के बजाय जो स्कूलों का खर्चा है वो हुकूमत तय करे कि स्कूलों को कितना खर्चा आ रहा है इस कोविड के दौरान, और इस 260 रुपए के फंड से वो रिबेट दे या सब्सिडी दे या जो उनको फंडिंग करे प्राइवेट स्कूलों को, और पेरेंट्स को कम से कम जब तक ये कोविड है उसको उनको रिलीफ दे ताकि वो इस मुसीबत से बच सके। बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब ये बता दीजिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस क्या पाकिस्तान में कामयाब रहीं? बच्चों को क्या कोर्स की समझ आती थी? जो पढ़ाया जाता था वो क्लासरूम की तरह का होता था? उससे कुछ फ़ायदा हुआ? और दूसरा हमें ये भी बता दीजिएगा कि जो निजी स्कूल मालिकान हैं वो बार बार कहते हैं कि स्कूल बंद नहीं करने, हम मुखालिफत कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट की जानिब से कुछ बातें सामने भी आती हैं तो वो फौरी कह देते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों दबाव में आ जाती है? आप वजह क्या समझते हैं? देखिए, वजह जो समझते हैं, जाहिर है मेरे पास उसका सबूत नहीं है तो कहना भी बेकार है, समझदार सब है।
तो और जहाँ तक आपका सवाल है कि ऑनलाइन तालीम का जो सवाल है आपका, प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और सारी दुनिया में तो ऑनलाइन अच्छे खासे अरसे से पहले से भी चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान में ये अचानक वारिद हुआ, ये कोविड, और उसके बाद ऑनलाइन की ज़रूरत पड़ी। तो आप तो बात कर रहे हैं कि समझ में आता था या नहीं आता था। हमारे पास जो फिगर्स हैं 90% से ज़ायद बच्चे ऑनलाइन फैसिलिटी अवेल ही नहीं कर सकते थे। अब हम सिर्फ प्राइवेट स्कूलों की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो तालीम की बात कर रहे हैं। तालीम की बात कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान के तमाम सरकारी पब्लिक स्कूलों की भी बात कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जो पब्लिक स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास गैजेट्स होंगे, उनके पास इंटरनेट होगा, और उनकी सहूलियात ही मुयसर नहीं है। महमूद जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया। बच्चों को तो वो सहूलत ही नहीं जब मुयसर आएगी तो वो क्लासेस क्या लेंगे? ये तो कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, वो तो स्कूल के बच्चे हैं। हाँ, लेकिन जब हम कोविड से डील कर रहे हैं और एक ऐसी वबा जिसके बारे में हम बार बार बताते हैं कि सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ ही उसकी बेहतरीन, एहतियात ही उसका बेहतरीन इलाज है, तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को भी ख़तरों में नहीं डालना चाहिए, और बच्चों के ख़ानदान जो हैं उनके बारे में भी मुनासिब फैसला, जो कि 23 नवंबर को एक्सपेक्टेड है कि लिया जाएगा, और वो उसके बारे में गवर्नमेंट अपडेट करेगी। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। आपको एक और चीज़ बताने जा रहे हैं, आपसे शेयर करने जा रहे हैं। स्ट्रीमिंग सर्विस सी प्राइम के यूट्यूब चैनल पर अदाकार एजाज असलम और जोया नासिर की मुख्तसर हॉरर फिल्म जो है चंबेली को रिलीज़ कर दिया गया। सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिलर से भरपूर फिल्म की कहानी एक शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। बिल्कुल, ये खौफ और दहशत से भरपूर एक फिल्म है जिसकी कहानी शाहिद डोगर ने लिखी है, और जो हिदायत हैं ये अवैस सुलेमान ने दी हैं, और अवैस ही हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से अवैस से बात करेंगे। अवैस, इस कहानी के बारे में बताइएगा, ये ख्याल कैसे आपके जहन में आया था? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने मॉर्निंग शो में बुलाने का। और कहानी पे आते हैं। कहानी शाहिद डोगर साहब ने लिखी है, और उसके स्क्रीन प्ले में मेरा भी कुछ हाथ है। इस कहानी की ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और जैसे ही फिल्म शुरू होगी 18 मिनट तक जो ऑडियंस है वो अपने टोस पे ही रहेगी। और एक और ख़ास बात जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसमें हमने किसी किस्म का CGI या VFX यूज़ नहीं किया, और एक ही रात की कहानी है, और एक ही रात में आपको 4 कैरेक्टर्स बेसिकली इसमें हैं। एजाज असलम, जोया नासिर, ज़ोहरे आमिर और तनवीर अब्बास। और इन 4 कैरेक्टर्स के बीच में जो ट्विस्ट हैं, जो टर्न्स हैं, जिस तरह से कहानी मोड़ लेगी हर थोड़ी देर बाद, तो काफ़ी ग्रिपिंग है। तो ज़रूर देखिए। हॉरर ज़रूर है मगर एक्साइटिंग भी बहुत है। अच्छा अवैस, मतलब हॉरर फिल्म का नाम चंबेली समझ में नहीं आता। वो चंपा एंड चंबेली बड़े रोमांटिक टाइप के नाम है, तो ये फिल्म जो है ये कोविड-19 और थ्रिलर और सस्पेंस और नाम चंबेली। चंबेली एक्चुअली एक कैरेक्टर का नाम है। हमने नाम पे काफ़ी इस पे बहस व मुबाहिसा भी किया था, जो हमारी सीमी अरशद हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मगर वो नाम इट्सेल्फ थोड़ा सा अट्रैक्टिव था। और जब आपको एक शॉक लगता है कि एक सॉफ्ट चीज़ बिकम अ मॉन्स्टर, सो यू विल गेट मोर शॉक। और उसी तरह से इसी फिल्म में भी है कि जब कहानी खुलती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि ऑडियंस के लिए जो है वो राज खुल जाएंगे कहानी के अंदर। सो इट्स नॉट ओनली हॉरर, इट्स मिस्ट्री एंड सस्पेंस। और इसमें जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि काफ़ी ट्विस्ट हैं, तो जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हम एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं, और काफ़ी मेहनत की है। ठीक है, वैसे ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो मुख्तसर फिल्में हैं, इनका तजर्बा कैसा जा रहा है? आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इसका? जी, मैं तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ। मैं खुद न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से ग्रेजुएट हूँ, तो US में ही काम करता रहा हूँ, और डिजिटल एरा है, और बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस भी होता है क्योंकि आपको बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने को मिलती हैं। डिफरेंट एक्टर्स और लोगों से, टेक्नीशियन लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और दुनिया तेज़ हो चुकी है, लोगों के पास कम है, अब 2020 का दौर है, तो आई गेस लोग भी छोटी फिल्में और कम वक्त में ज़्यादा इंटरटेन होना चाहते हैं। तो मैं तो काफ़ी ब्राइट देखता हूँ, और हम लोग तो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी डेवलपिंग है।
तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इन चीज़ों का। अच्छा वैसे इट्स ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग, ये जिस जॉनरा पे आपने काम किया है, सस्पेंस थ्रिलर, इसको बनाना मुश्किल होता है और मार्केट इसकी पाकिस्तान में इतनी है क्योंकि रोमांटिक तो हमारे यहाँ दौड़ता है ना, कोई भी रोमांस का आइडिया ले आए, 2 गाने डालें, कोई हीरो हीरोइन डालें, एक विलन डालें, तो बस फॉर्मूला सेट है। सो ये एक आउट ऑफ बॉक्स आपने एक्सपेरिमेंट किया है, इसके लिए मार्केट, ऑडियंस, व्यूअरशिप और फिर जितना इन्वेस्टमेंट या जितनी एफर्ट्स हैं उतना आपको रिस्पॉन्स मिलता है या मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो माशाल्लाह बहुत मिल रहा है। ये मेरी तीसरी फिल्म है और पहली फिल्म भी इसी तरह मिस्ट्री और हॉरर थी। और जहाँ तक जॉनरा की आपने बात की, काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसा है कि क्योंकि हम डिजिटल एरा में हैं और ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि लव स्टोरीज़, कॉमेडी और ड्रामास जो होते हैं वो हर कल्चर टू कल्चर डिपेंड करते हैं। हर कल्चर की कहानी, लव स्टोरीज़ डिफरेंट होती हैं, उनके रिलेशनशिप डिफरेंट होते हैं, उनके स्टाइल डिफरेंट होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट होती है। मगर हॉरर और मिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो हर कल्चर और हर तरह के लोग जो है उससे कनेक्ट कर जाते हैं। सो आई गेस पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नया जॉनरा है, मगर इंटरनेशनली ये जॉनरा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं इससे। बिल्कुल ठीक है। वैसे आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। हमारे साथ इस फिल्म की हीरोइन ज़ोहरा आमिर भी हैं। ज़ोहरा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन सब सवेरे पाकिस्तान। कैसा लगा आपको चंबेली में परफॉर्म करना, एजाज़ असलम के साथ काम करना, अवैस के जिसके अंडर डायरेक्शन परफॉर्म करना? एजाज़ असलम के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है। आई हैव डन दो प्रोजेक्ट्स उनके साथ तो वो तो ऑब्वियसली ही इज़ अ रियली स्वीट पर्सन एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू वर्क with senior actors, but experience with Awais was really nice. He's really focused, he knows what he has to do, he's very precise, he's very innovative, he'll let you do your thing. I mean, he's a dream director to work with. Like, I have worked with a lot of directors so far, like कम काम किया है बट बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ किया है, and Awais is one of them, and I'm really looking forward to do more work with him, and I'm really looking forward to his next project as well because I think he's amazing. ये जो कह रहे हैं कि अक्सर एक मिथ है ना कि ख़वातीन बहुत कॉन्शियस होती हैं अपनी लुक्स को लेके, तो सस्पेंस एंड हॉरर में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट थी? Were you very, मुझे जिसे कहना चाहिए कि मेरी लुक ठीक है या मैं ग्लैमरस आ रही हूँ या फिर इसमें कुछ और चीज़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मी एंड अवैस वर ऑन द सेम पेज। जैसे अभी मैंने अपना लास्ट प्रोजेक्ट किया है, इट नेम्स उड़ान, उसके डायरेक्टर शेख साहब थे, शकील साहब। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनका दिल गुमशुदा भी अभी ऑनर हुआ है। तो उनकी मुझे सबसे प्यारी बात ये लगती थी कि वो मुझे मेरा काम करने देते थे, वो लुक्स मेरे साथ डिस्कस करते थे, हर चीज़ डिस्कस करते थे। लाइक उनको वो मुझे प्रॉपर मार्जिन देते थे क्योंकि एक एक्टर को पता होता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, अगर तो वो अपना 100% दे रहा है, और जहाँ वो लॉस्ट होता है वहाँ डायरेक्टर का काम होता है कि वो आके उसको सही करे। सो अवैस एंड I would always be on the same page, just like Shaq. तो I was so happy. एक दिन का काम था, but ऐसा लग रहा था जैसे हम एक सीरियल साथ कर रहे हैं, because it was so peaceful, it was so nice. I was giving my 100%. तो बिल्कुल। ज़ोहरे, हमें ये बता दें कि कुछ मुश्किल सीन्स होते हैं, कुछ यादगार सीन्स होते हैं, ये हमारे साथ अवैस तो शेयर नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपने देखना है और तमाम व्यूअर्स ने खुद देखना है और फिर आपने हमें बताना है। आप हमें बता दें कि आपको सबसे मुश्किल सीन कौन सा लगा था? अच्छा, अगर मैं बोलूँगी कि कुछ भी मुश्किल नहीं था बिकॉज ही एंड आई वर क्लियर अबाउट व्हाट वी वर डूइंग। हाँ, ये था कि कुछ था कि और अच्छा हो जाए, जो मतलब हाँ, लेकिन ये है कि जैसे मेरी लुक जब समझ नहीं आ रही थी मुझे भी और अवैस को भी, तो हम लोग दोनों खुद खड़े हो गए थे, मैं कर रही थी, वो टेलिंग मी यार ऐसे नहीं ऐसे, मतलब वी वर ऑन द सेम पेज। लाइक आई कनेक्शन से भी समझ आ रहा होता है कि नहीं यार मेरा डायरेक्टर ये चाह रहा है। बहुत शुक्रिया अवैस एंड ज़ोहरे आप दोनों का, एंड गुड लक फॉर चंबेली एंड ऑल द अपकमिंग वेंचर्स। और हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ वंडरफुल डे।